हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक और पार्ट। टॉपिक का नाम है एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड या इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड होता है ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज। इसके फ़ायदे क्या हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो डिस्कस करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ सकता है। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है, इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अलॉन्ग विद द डिफरेंट प्लेलिस्ट्स। जितनी भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हैं इकोनॉमिक्स के रिलेटेड वो भी मिल जाएंगी। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो हम अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरीके से? इंटरनेशनल ट्रेड एनेबल्स द नेचुरल रिसोर्सेज टू बी एक्सप्लॉयटेड फुली। अगर हम ट्रेड करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे, उन्हीं की वजह से जो हम नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम एक्सप्लॉयट कर पाएंगे, नहीं तो वो यूज़ ही नहीं हो पाएंगे। कैसे? ये अपना जो है रीज़न दे रहे हैं। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट इन अ पोजिशन टू यूज़ देयर ओन मिनरल रिसोर्सेज। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास इतनी टेक्नोलॉजी, पैसा नहीं होता कि वो अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरह इस्तेमाल कर सके। सच कंट्रीज एक्सपोर्ट देयर रॉ मटेरियल्स to the developed countries, developed industrial countries where the same are needed the most। तो ये क्या करते हैं, ये अपना जो इंटरनेशनल ट्रेड है इसके थ्रू जो भी रॉ मटेरियल है उसको बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। और जितना रॉ मटेरियल को बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट किन को करते हैं? वो इंडस्ट्रियल कंट्रीज जिनको ये रॉ मटेरियल चाहिए उनको एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो उनका भी काम सर जाता है और इनको भी पैसा मिल जाता है। इस वे में जो नेचुरल सोर्सेज है उनकी फुलर यूटिलाइजेशन हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है चीप गुड्स। सस्ते में गुड्स अवेलेबल हो जाते हैं। अगर इंडिया खुद बनाना चाहे कुछ गुड्स तो उसे महंगे पड़ेंगे, तो वो क्या करेगा, बाहर से गुड्स मतलब चाइना वगैरह से इंपोर्ट करा लेगा। वो क्यों हो पाता है? क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड है। अब ये बाहर कोई गाड़ी स्टार्ट हो रही है, उसकी आवाज़ आ रही है, चलो आने दो। बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑल कंट्रीज गेट गुड्स at cheaper prices. It is so because every country produces those goods in the production of which it has incur लेस कंपैरेटिव कॉस्ट। हर एक कंट्री वो गुड्स ज़्यादा बनाना पसंद करती है जो वो सस्ता बना पाती है। तो अगर चाइना सस्ता सामान बना पा रही है और इंडिया वही सामान थोड़ा महंगा बना पा रही है, तो चाइना से हम वो चीज़ें इंपोर्ट कर लेंगे जो चीज़ें हम महंगी बना पा रहे हैं। समझ की बात? और चाइना हमसे वो चीज़ें ले लेगा जो चाइना महंगी बना पा रहा है। समझ की बात? तो इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से हमें चीपर गुड्स अवेलेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पावर टू फेस नेचुरल क्लैमिटीज़। व्हेन नेचुरल क्लैमिटीज़ लाइक फेमिन्स, फ्लड्स, एपिडेमिक्स या फिर आजकल तो सुनामी भी आ गया एट्सेट्रा, जब आ जाते हैं अकर्स, देन अदर कंट्रीज कम टू इट्स रेस्क्यू। जब आपने आजकल देखा होगा काफ़ी फॉरेन हेल्प आती है, फॉरेन एड्स आती हैं, बाहर से खाना खूना भी आ जाता है, कपड़े भी आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बाहर से हेल्प करती हैं अदर कंट्रीज़। तो जितना इंटरनेशनल ट्रेड अच्छा होगा इतना ये जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स या नेचुरल कैलेमिटीज़ आएंगी उनको फेस करने के लिए हमें आसपास वाले कंट्री से मदद मिलती रहेगी। दस ऑल कंट्रीज आर अनेबल टू फेस दीज क्लैमिटीज़। तो इससे क्या होता है, जितनी भी ये नेचुरल क्लैमिटीज़ हैं इस टाइप की कंट्रीज़ आपस में फेस कर लेती हैं क्योंकि इनके अच्छे कॉर्डियल रिलेशनशिप्स काफ़ी अच्छे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, थर्ड पॉइंट आ जाता है इसमें, वेराइटी ऑफ गुड्स। बाय वर्च्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड consumers get an opportunity of to consume a large variety of goods produced by different countries. This further improves the quality of life. अब अगर इंटरनेशनल ट्रेड है इसीलिए आपको वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स मिलते हैं। अगर आप मार्केट में चले जाएं तो आपको लोकल कपड़े भी मिलेंगे, बाहर के कपड़े भी मिलेंगे, यहाँ के शूज़ भी मिलेंगे, बाहर के शूज़ भी मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस के मिलेंगे। तो कंज्यूमर को वैरायटी मिल जाती है। अब अगर कंज्यूमर को वैरायटी मिल जाती है, वो अपनी मनपसंद से कोई भी वैरायटी खरीद सकता है, कोई भी क्वालिटी खरीद सकता है, जिससे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पहले से इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट आ जाता है रेमेडी फॉर सरप्लस प्रोडक्शन। हर एक कंट्री कोई ना कोई सरप्लस माल तो बनाती है। अब वो सरप्लस अगर वो अपने कंट्री में छोड़ देगी तो प्राइजेस काफ़ी डाउन हो जाएंगे। ठीक है ना? तो वो क्या करेगी, जितना भी सरप्लस बनाया वो किसी इंटरनेशनल मार्केट में जाके डाल देगी ताकि कुछ तो बाहर से डॉलर वूलर आए। ठीक है ना? इंटरनेशनल ट्रेड अनेबल्स एवरी कंट्री टू डिस्पोज ऑफ इट्स सरप्लस प्रोडक्शन। इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प करता है ताकि हम अपने जो सरप्लस प्रोडक्शन है उसको डिस्पोज ऑफ कर सकें। सम कंट्रीज प्रोड्यूस मोर गुड्स देन देयर ओन रिक्वायरमेंट। सम कंट्रीज मतलब कुछ कंट्रीज जितना वो डोमेस्टिक कंजम्पशन चाहिए उससे ज़्यादा बनाते हैं। दे सेल this surplus production in other countries and thus avoid occurrence of deflationary pressures in the domestic economy। तो वो क्या करते हैं, अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी में एक्सेस प्रोडक्शन की वजह से प्राइसेस ना गिर जाएं, तो वो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए वो
किसी और कंट्री में जहाँ पे वो गुड्स चाहिए वहाँ पे बेच देते हैं, इवन इफ सस्ते में बिक जाएं। चाइना जैसे हमारे कंट्री में डंपिंग करता है, ठीक है ना, सस्ते में माल बेचता है, इससे उसको हमारे कंट्री की करेंसी या डॉलर भी मिल जाते हैं, या फिर वो क्या कहते हैं, उसका जो फालतू का माल है जो उसने एक्सेस प्रोडक्शन की है वो भी बिक जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है कॉम्पिटिशन। इंटरनेशनल ट्रेड एनकरेजेस countries to compete with each other in the production of different kinds of goods at lower costs। इससे क्या होता है, competitiveness stimulates productivity। तो इंटरनेशनल ट्रेड में दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ आपस में compete करते हैं गुड्स बनाने में, ताकि वो सस्ते में गुड्स बना सकें, अच्छी क्वालिटी का बना सकें, और इससे कंपटीशन एनकरेज होता है। जब भी कंपटीशन एनकरेज होता है तो माल भी सस्ता हो जाता है, और इससे काम करने की एफिशिएंसी भी बढ़ती है, और नई नई टेक्नोलॉजी सामने आती है। अब जैसे एप्पल और सैमसंग आपस में compete करते रहते हैं, इससे फ़ोन भी सस्ते होते रहते हैं, और टेक्नोलॉजी भी जो है जो कस्टमर है उसको अच्छी मिलती रहती है चीपर रेट्स पे, ठीक है। और उनके काम करने की प्रोडक्टिविटी भी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि हर तीसरे दिन वो कोई नई टच स्क्रीन ले आते हैं, कोई नया गोरिल्ला ग्लास ले आते हैं, कोई नया चार्जिंग का सिस्टम ले आते हैं कि फास्ट चार्जर हो गया, और फास्ट हो गया, और फास्ट हो गया, ऐसे ऐसे नई नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है वाइडर मार्केट। इंटरनेशनल ट्रेड वाइडन्स द एक्सटेंट ऑफ मार्केट। इंटरनेशनल ट्रेड से जो है मार्केट का जो एक्सटेंट है वो बढ़ जाता है। इसमें क्या आ जाता है, एवरी कंट्री मेक्स एन अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस डिफरेंट गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। हर एक कंट्री चाहती है कि वो बल्क में सामान बनाए, ताकि होम कंजम्पशन के बाद जो भी बचे वो बाहर बेच दे। दिस इंड्यूसेस प्रोडक्शन ऑन लार्ज स्केल एंड देयर बाय जनरेट्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इससे हर एक कंट्री चाहता है कि वो बल्क में सामान बनाए और बाहर जाके बेचे। बल्क में सामान बनाएगा तो आपको पता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक टर्म है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वो होती है जिससे कॉस्टिंग कम पड़ती है और प्रोड्यूसर को फ़ायदा होता है। नेक्स्ट, एंड ऑफ मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज। अगर इंटरनेशनल ट्रेड एनकरेज होगा तो जो मोनोपोली बना के बैठे हुए हैं पर्टिकुलर कंट्री में, मोनोपोली क्या होती है, जिसमें सिंगल सेलर हो, तो वो मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज खत्म हो सकती हैं, कंपटीशन आ सकता है। क्योंकि जब बाहर वाले कंट्री से मल्टीनेशनल कंपनियां एक पर्टिकुलर कंट्री में जाके अपना सामान बेचेंगी तो कंपटीशन कर देंगी, क्या बताओ उस कंपटीशन में उनको ख़त्म ही कर दें, ठीक है। तो देर आर मोर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स व्हेन द सेम आर टू बी एक्सपोर्टेड अमंग डिफरेंट कंट्रीज़। मतलब अगर वही गुड बाहर से आ रहा है जिसकी हमारे यहाँ पहले मोनोपोली थी, तो उसमें क्या है, उसमें मोर अपॉर्चुनिटीज़ हो जाएंगी, प्रोडक्शन की, एम्प्लॉयमेंट की, आउटपुट की। न्यू एंटरप्रेन्योर्स एंटर इन द इंडस्ट्री एंड मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज कम टू एन एंड। एक पर्टिकुलर कंट्री में मान लो मोनोपोली बनी हुई है किसी पर्टिकुलर चीज़ की, ठीक है, सिर्फ वही एक आधी कंपनी है कोई वो सामान बनाती है। बट अगर दूसरी तरफ देखें तो वो क्या करेगी, वो इस तरीके से कर सकती है कि वो पर्टिकुलर सामान बाहर से मंगवाएगी। अगर सरकार ने जो ट्रेड है वो ट्रेड को वो कर दिया, फ्री ट्रेड कर दिया, तो बाहर से आ सकता है वो सामान। और जब बाहर से आएगा तो आपको पता ही है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन कई लगाएंगे कई नहीं लगाएंगे। और अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई तो फिर वो बाहर से जब सामान आएगा तो जो मोनोपोली है, जो एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी जो मोनोपोली है वो तकरीबन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर इंटरनेशनल ट्रेड ही नहीं होगा तो जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ में नेचुरल सोर्सेज पड़े हैं रॉ मटेरियल के, वो डेवलप कंट्रीज़ को कैसे मिलेंगे, वो फैक्ट्रीज कैसे चलेंगी, ठीक है ना। सम कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड आर इन अ पोजेशन ऑफ एडवांस टेक्निकल नो हाउ बट दे लैक रॉ मटेरियल। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं कि उनके पास, कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके पास रॉ मटेरियल बिल्कुल नहीं है मगर टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है। सच कंट्रीज़ आर अनेबल टू इम्पोर्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम अब्रॉड थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड एंड देयर बाय अटेन इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट ऑफ देयर इकॉनमी। इसमें क्या होता है, वो बाहर से रॉ मटेरियल मंगवा लेती हैं थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड, और अगर बाहर से रॉ मटेरियल मंगवाएंगी तो वो इंटरनेशनल ट्रेड को का फ़ायदा उठा के और ज़्यादा अच्छा सामान बना सकती हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो काफ़ी फ़ायदा किन को प्रोवाइड कराता है, उनको फ़ायदा प्रोवाइड कराता है जिन कंट्रीज़ में रॉ मटेरियल नहीं होता। फॉर एग्जांपल, जापान हैज़ अ वेरी लिटिल क्वांटिटी ऑफ आयरन ओर विद इन द नेशनल बाउंड्रीज, येट इट हैज़ रीच द हाइएस्ट स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट बाय इम्पोर्टिंग आयरन ओर फ्रॉम अदर कंट्रीज़। अब अगर आप दिमाग से सोचो तो जो जापान है, जापान में काफ़ी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी है वहाँ पे, मगर वहाँ पे लोहा तो बनता ही नहीं, वहाँ पे आयरन ओर तो है ही नहीं, तो जो चीज़ उसको रिक्वायर्ड है वो बाहर से मंगवा लेता है। समझ गए ना बात। नेक्स्ट आ जाता है स्पेशलाइजेशन
On account of international trade, different countries specialize in the production of those goods alone in which they enjoy favorable production conditions. स्पेशलाइजेशन आ जाती है, इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से स्पेशलाइजेशन आ जाती है। तो इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से ही कुछ कंट्रीज़ जो अपने घर में सामान बना सकते हैं सस्ते में, उसमें बना बना के एक्सपर्ट हो जाते हैं और दूसरे कंट्रीज़ में भेजते हैं। अगर इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगा तो वो उसको सामान को ज़्यादा क्यों बनाएंगे, उसमें एक्सपर्ट क्यों होंगे, नहीं हो पाएंगे ना। अगर इंटरनेशनल ट्रेड है तभी तो वो कंट्रीज़ जो एक पर्टिकुलर काम करने में काफ़ी आसानी फील करती हैं, उन्हें सस्ता पड़ता है, वो बल्क में बनाती हैं। समझ गए ना बात। एज अ रिजल्ट गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी एट लो प्राइजेस। तो उससे क्या होता है, बल्क में सामान बनता है ताकि बाहर भी बेचा जा सके और बाहर से डॉलर कमाया जा सके, और जब बल्क में बनाते हैं तो प्राइजेस काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंटरनेशनल ट्रेड से क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड एनहेंसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। तो डिफरेंट कंट्रीज़ की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल है वो बढ़ा देता है। कैसे? बाय इंपोर्टिंग मशीनरी, टेक्निकल नो हाउ एंड अदर एंसिलरी इक्विपमेंट्स फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज मेक्स ऑप्टिमम यूज़ ऑफ अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड रॉ मटेरियल। जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो बाहर से क्या मंगवाते हैं, वो डेवलप कंट्री से मशीनें मंगवा लेंगे, टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल नॉलेज मंगवा लेंगे, और मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें मंगवा लेंगे जिसकी वजह से उनके कंट्री में तरक्की हो और वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। दे आर दस अनेबल्ड टू इंक्रीज देयर आउटपुट एंड एक्सपोर्ट्स एंड देयर बाय प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब अगर उनके कंट्री में वो आ गया, क्या कहते हैं, मशीन आ गई एक पर्टिकुलर, और अगर मशीन आ गई तो उससे क्या होगा, मशीन आने से वो कई टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज को बना पाएंगे और उसे एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे और बाहर से डॉलर भी कमा पाएंगे, जिसकी वजह से उनकी देश की तरक्की होगी। नेक्स्ट आ जाता है इंप्रूवमेंट इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अगर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इंप्रूव हो जाती है तो उससे भी मतलब फ़ायदा ही होता है ना। इंटरनेशनल ट्रेड बाहर से हमें टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने में काफ़ी हेल्प करता है, और जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो आपको पता है हर एक कंट्री आगे जाएगी। इंटरनेशनल ट्रेड स्टिमुलेट्स द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन अमंग द एंटरप्रेन्योर्स। जितना ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड होगा उतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा ना। जितना ज़्यादा ट्रेड होगा हर एक कंट्री चाहेगा कि मेरा बिके, मतलब मेरा सामान बिके। इस चक्कर में क्या होगा, वो अपनी टेक्नोलॉजी को अच्छा करने की सोचेंगे। नोवेल टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिवाइस टू प्रोड्यूस द क्वालिटी गुड्स एट लोअर कॉस्ट। नई नई टेक्निक्स लेके आएंगे जिससे कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम पड़े और प्रॉफिट ज़्यादा हो। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी इज़ द की ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हर एक कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड में जो आएगा वो सस्ता बनाने के चक्कर में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन लाने के चक्कर में नई नई टेक्नोलॉजी को ढूंढता रहेगा। नई टेक्नोलॉजी आने से क्या होगा कि कॉस्टिंग कम होगी और प्रॉफिट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, जिससे कंट्रीज़ का फ़ायदा होगा। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। ये तो सिंपल है, जब ट्रेड बढ़ेगा तो नेशनल इनकम भी अपने आप ही बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प्स इन द एडवांसमेंट ऑफ ऑल स्फीयर्स ऑफ प्रोडक्शन। इंटरनेशनल ट्रेड से एडवांसमेंट होती है सारे स्फीयर्स ऑफ प्रोडक्शन की, मतलब ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ती है। मोर कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज। ज़्यादा से ज़्यादा जो है हर एक कंट्री चाहता है कि उसका एक्सपोर्ट बढ़े, तो अगर कोई कंट्री चाहता है कि उसका एक्सपोर्ट बढ़े तो वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ा देता है। इट हैज़ ड्यूल इफेक्ट इन द इकॉनमी। जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने से इससे दो असर होते हैं। मोर पीपल आर एम्प्लॉयड एंड मोर एक्सपोर्ट टेक्स प्लेस। एक तो ज़्यादा लोगों को जॉब मिलती है और ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, ठीक है ना। ऑन अकाउंट ऑफ बोथ ऑफ दीज डेवलपमेंट्स इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर comes into operation resulting in the manifold increase in national income। तो अगर लोगों को जॉब्स मिलेगी, इनकम जनरेट होगी, उससे भी मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है, और अगर हमारा ट्रेड बढ़ेगा उससे फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर आएगा, जिसकी वजह से हमारी नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अब तक पसंद ही आ रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंटरनेशनल कॉपरेशन। इंटरनेशनल कॉपरेशन आ जाती है। इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट्स म्यूचुअल कॉपरेशन अमंग द डिफरेंट कंट्रीज़। जो कंट्रीज़ आपस में ट्रेड करेंगे वो कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि एक दूसरे का फ़ायदा उठाते हैं ना ट्रेड में। तो अगर हमने उसी से लड़ाई कर दी तो वो सामान मिलना हमें बंद हो जाएगा, ठीक है ना। इट क्रिएट्स एन एटमोसफेयर ऑफ गुडविल एंड फ्रेंडशिप अमंग डिफरेंट ट्रेडिंग कंट्रीज़। तो जो कंट्रीज़ ट्रेड करते हैं उनमें आपस में म्यूचुअल कॉपरेशन आ जाता है और फ्रेंडशिप एंड गुडविल बन जाती है, वो आपस में लड़ाइयाँ कभी नहीं करते। ऑल दीज वर्चूज़ आर वेरी मच कंड्यूसिव टू वर्ल्ड पीस। और ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं वर्ल्ड के पीस के लिए, ताकि लड़ाइयाँ ना हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मोर एम्प्लॉयमेंट। ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी दैट इज़ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ट्रेड एट्सेट्रा डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जब भी इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ता है तो एक कंट्री में जितने भी सेक्टर्स हैं वो सारे के सारे बढ़ जाते हैं। देयर इज सब्सटेंशियल इंक्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑल सेक्टर्स। सारे के सारे सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ावा मिलता है, बूस्ट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कल्चरल रिलेशंस।
Scope of international trade is not restricted to exchange of goods alone, rather it extends to cultural spheres as among the trading countries. जब भी हम एक कंट्री मतलब कई कंट्री से ट्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ गुड्स मंगवा रहे हैं, हम गुड्स मंगवा रहे हैं और कल्चर भी एक्सचेंज कर रहे हैं। फलां कंट्री में किस टाइप के कपड़े, किस टाइप का खाना होता है, जब वो हम अपने कंट्री में मंगाते हैं तो हम उनका कल्चर शेयर करते हैं। अब इसके साथ साथ क्या होता है, स्पोर्ट कॉम्पिटिशन या फिल्म फेस्टिवल्स, डांस एंड म्यूजिक कॉन्सर्ट्स जो होते हैं ये भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ठीक है, द कंसर्न्ड कंट्रीज ऑल्सो होल्ड सेमिनार्स ऑन डिफरेंट सोशो कल्चरल सब्जेक्ट्स. In this way, different countries leave a deep cultural imprint on each other. हर एक कंट्री का दूसरे कंट्री पे असर पड़ता है, सोशियो एंड कल्चरल जो रिलेशंस है वो बनते हैं। जैसे दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड हो रहा है तो एक कंट्री की पिक्चरें फिर दूसरे कंट्री के थिएटरों में भी लगेंगी, ठीक है ना, एंड वाइस वर्सा। एक कंट्री के सेमिनार्स दूसरे कंट्री में लगेंगे एंड वाइस वर्सा। इस तरीके से कल्चरल रिलेशंस भी अच्छे होंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, थोड़ी लंबी होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक में लेके आऊँगा डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स क्या हैं इंटरनेशनल ट्रेड के। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।